नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी अपनी पहली फोटोनिक रडार सिस्टम का सक्सेसफुली साइट एक्सेप्टेंस ट्रायल को क्लियर किया जा चुका है। ये एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब एक्सटेंसिव ट्रायल फेज में एंटर करने वाली है। ये एक ऐसी रडार होने वाली है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला है, जो कि हमारी ईयरली वार्निंग कैपेबिलिटी में एक मेजर बूस्ट ला सकता है। नॉर्मल रडार रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोटोनिक रडार में लाइट बेस्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग को स्कैन किया जाता है, जिस वजह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन जैसे लो ऑब्जर्वेबल टारगेट को भी डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह कि इस रडार को जैम करना लगभग असंभव होने वाला है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, जिस वजह से हेवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर भी रडार रिलायबली काम कर सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक इसका हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम डिटेल टारगेट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में सक्षम होने वाला है, जिससे बैटल फील्ड में सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ही इंप्रूव हो सकता है। ये खास तौर पर स्टेल्थ जेट्स और स्वार्म ड्रोन जैसे मॉडर्न थ्रेट के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अभी इस रडार की साइट एक्सेप्टेंस ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और अगले फेज में इस रडार के मल्टीपल ट्रायल डिफरेंट ऑपरेशनल सिनेरियो में करने की बात किया जा रहा है, जिसमें इस रडार की परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून किया जाने वाला है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में इसको ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म और यहां तक कि नेवल शिप्स पर भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम खास करके कलवरी क्लास की सबमरीन और डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए एआईपी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। आईएनएस खंडरी, जो कि कलवरी क्लास की सेकंड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, उसमें अभी डीआरडीओ की तरफ से इंडिजिनसली डेवलप किए गए एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम यानी कि एआईपी सिस्टम को फिट करने की बात सामने आई है। ये इंटीग्रेशन उसके शेड्यूल रिफिट के टाइम पर किया जाने वाला, जो कि जुलाई 2026 में स्टार्ट होने वाली है, और उसके बाद इसकी सी ट्रायल को मार्च और अप्रैल 2027 के बीच करने का प्लान किया जा रहा है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो आईएनएस खंडेरी में हमारी इंडिजिनस एआईपी सिस्टम का फुल इंटीग्रेशन जुलाई 2027 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इनिशियली इसे आईएनएस कलवरी के अंदर शेड्यूल रिफिट के टाइम पर फिट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी तक ये एआईपी सिस्टम पूरी तरीके से इंटीग्रेशन के लिए क्लियर नहीं हुआ था, जिस वजह से आईएनएस कलवरी की रिफिट के टाइम पर इसको इंटीग्रेट करना संभव नहीं हुआ था। नॉर्मली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए फ्रीक्वेंटली सरफेस में आना पड़ता है, जिसको नॉर्मली स्नॉर्कलिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में सबमरीन की स्टेल्थ काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन डीआरडीओ की फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम सबमरीन को बिना सरफेस में आए 13 से 15 दिन तक पानी के अंदर ऑपरेट करने की कंडीशन प्रोवाइड करने वाली है। ये सिस्टम हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का रिएक्शन करके पावर को जनरेट करता है, इससे ना के बराबर नॉइज और हीट जनरेट होता है। मतलब जब ये एआईपी सिस्टम की मदद से पानी के अंदर ऑपरेट करेगा तो सबमरीन की नॉइज लेवल काफी कम होने वाली है, क्योंकि डीजल जनरेटर को स्टार्ट करने से कितना भी इंसुलेशन डाल दिया जाए ये काफी अच्छी खासी नॉइज को जनरेट कर लेते हैं, जिससे सबमरीन की डिटेक्शन की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और जनरेटर को चलाने के लिए हमें पानी के ऊपर आना पड़ता है, जिस वजह से सबमरीन को सरफेस में लाना पड़ता है। इस वजह से दुश्मन हमें इजीली स्पॉट कर सकते हैं। टेक्निकल डिटेल के बारे में बात करें तो ये सिस्टम नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि एनएमआरएल की तरफ से डेवलप किया गया है। इस एआईपी सिस्टम का पावर आउटपुट 200 से 300 किलोवाट तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, और इसका मॉड्यूलर प्लग एंड प्ले डिजाइन होने वाला है। मतलब रिफिट के दौरान इसको इजीली हल में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कोई मेजर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद कलवरी क्लास सबमरीन की एंड्योरेंस 2 से 3 दिन से बढ़कर 2 हफ्ते तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन, इंटेल गैदरिंग मिशन और खास करके एरिया डिनाल जैसे ऑपरेशन के लिए काफी गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास एआईपी से इक्विप सबमरीन मौजूद हैं, जो कि मिनिमम 2 हफ्ते के आसपास पानी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। इस वजह से लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम डाउन साइड में रहने वाले हैं, और खास करके चाइना की नेवी और अंडर वाटर कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए हमें एआईपी से इक्विप्ड हुए सबमरीन की काफी जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट एमका प्रोग्राम की तरफ से है। भारत की एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट, जो कि हमारा पहला इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम होने वाला है, उसको लेकर अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है।
डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई की तरफ से अभी फ्रांस की सफरान के साथ मिलकर अभी 120 किलोटन क्लास किया 120 किलोटन थ्रस्ट को जनरेट करने वाली इंजन को को डेवलप करने का प्लान किया जा चुका है, जिसको स्पेशली एमका की मार्क 2 वर्जन के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। रिसेंटली इसको लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें सफरान के साथ मिलकर इस इंजन को डेवलप करने की बात को कंफर्म किया गया था। इस इंजन के बारे में बात करें तो ये क्लीन सीट डिजाइन होने वाली है, जिसका सफरान की प्रीवियस इंजन जैसे कि रफाल में इस्तेमाल होने वाले M88 सीरीज के इंजन के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होने वाला है और ना ही उसका अपडेटेड वर्जन होने वाला है। इस इंजन का थ्रस्ट आउटपुट 120 किलोटन के आसपास होने वाला है और एमका ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिस वजह से एक टाइम पर एमका के दोनों इंजन कुल मिलाकर 240 किलोटन के आसपास की टोटल थ्रस्ट को जनरेट करने वाले हैं। इस इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10:1 माना जा रहा है, जो कि ग्लोबली सबसे एडवांस इंजन के बराबर होने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस के इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो एमका मार्क 2 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25 टन के आसपास होने वाला है और एक टिपिकल कॉम्बैट लोड के साथ इसका लोड आउट वेट अराउंड 19 से 20 टन के आसपास लिमिटेड होने वाली। और अगर ऐसे कंडीशन में 240 किलोटन की थ्रस्ट को अप्लाई किया जाता है तो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1.29 के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो F-22 रैप्टर के बराबर होने की बात आप कर सकते हैं। मतलब एमका डॉग फाइट, वर्टिकल क्लाइम्स और हाई जी मैन्यूवर्स में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है। 120 किलोटन की आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट के अलावा ये इंजन 73 से लेकर 75 किलोटन के आसपास की ड्राई थ्रस्ट को भी डिलीवर कर सकते हैं, जिस वजह से एमका आराम से मार्क 1.2 से लेकर 1.5 की रफ्तार में सुपर क्रूज करने में सक्षम होने वाला है। और ऐसे कंडीशन में किसी भी बैटल सिनारियो में मोस्टली एमका को अपनी आफ्टर बर्नर्स को एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जिससे इसकी रेंज और फ्यूल इकोनॉमी दोनों ही काफी बेहतर रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। और बिना आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज करने की वजह से एयरक्राफ्ट की हीट सिग्नेचर भी काफी कम रहने वाला है, जो कि हीट सीकर मिसाइल और इंफ्रारेड सेंसर की डिटेक्शन को काफी मिनिमाइज करने वाला है। अगला अपडेट भारत के रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी RTA-90 प्रोग्राम की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को भी काफी हद तक पुश किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य एक 90 सीटर ट्विन टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट को डेवलप करना है, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है और फॉरेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर पर हमारी करंट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन HAL और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 80 से 90 पैसेंजर की सीटिंग अरेंजमेंट को करने की उम्मीद किया जा रहा है और स्पेशली शॉर्ट रूट के लिए बनाया जा रहा है, जो कि 300 से लेके 1000 किलोमीटर के बीच के रूट में ऑपरेट करने वाली है। इसका रेंज 1500 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और ये शॉर्ट रनवे जैसे कि 900 मीटर से भी कम के रनवे में ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है, जिस वजह से हमारी उड़ान स्कीम के लिए इस एयरक्राफ्ट को परफेक्ट माना जा सकता है। कॉस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो RTA-90 काफी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। इसका एक्विजिशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली 25% कम होने वाला और मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे 50% के आसपास कम होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसका मेन कंपटीटर ATR-72 जैसे एयरक्राफ्ट होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसका डेवलपमेंट कॉस्ट अभी $2 बिलियन के आसपास होने वाला है, जो कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी कम होने वाला है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली RTA-90 एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है और बोला गया कि अगर इस प्रोजेक्ट को 2026 तक सैंक्शन कर दिया जाता है तो वो इस एयरक्राफ्ट के पहले कस्टमर बनने वाले। मतलब प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले ही इस एयरक्राफ्ट की स्टार्टिंग ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, जो कि HAL और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी दोनों के लिए काफी रिलैक्सिंग न्यूज होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को मेनली एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप पर अपनी सर्विस में शामिल करने के बारे में प्लान कर रहा है। RTA-90 को ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, VVIP मूवमेंट और इवन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट जैसे मिशन के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का कंसर्न ये है कि इसका कार्गो कैपेसिटी सिर्फ 18 टन के आसपास लिमिटेड होने वाला है, जो कि C-130J सुपर हरक्यूलिस या एम्ब्रर की C-390 जैसे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से काफी कम रहने वाली। तो अभी अगर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से इसको थोड़ा रीडिजाइन करके इसमें एक रियर रैम्प डोर को और मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन को ऐड किया जा सकता है, तो ये मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स के अलावा अभी नेवी की तरफ से भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है और नेवी की तरफ से भी RTA-90 को मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की वेरिएंट में कन्वर्ट करके ऑपरेट करने का ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और इवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करके डॉनर 228 और P-8I एयरक्राफ्ट के बीच एक मिड लेवल की प्लेटफॉर्म के तौर पर इसको एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि कोस्टल सर्वेलेंस, इंडियन ओशन में डोमेन अवेयरनेस और चाइना के नेवल प्रेजेंस को मॉनिटर करने के लिए
भारत के लिए काम आ सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ और एलएनडी की तरफ से है। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी सीवीआरडी की तरफ से अभी 1500 हॉर्स पावर स्टैंडर्ड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को डिजाइन किया गया, जो कि अब लार्सन टुब्रो यानी कि एलएनडी के साथ मिलकर प्रोडक्शन स्टेज में एंटर करने वाला है और इसके लिए अभी एलएनडी को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया गया। यह ट्रांसमिशन एक क्रिटिकल सब सिस्टम है जो कि नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक्स और हेवी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के लिए बनाया जा रहा है और इसका पूरा पर्पज एक फुली इंडिजिनस ड्राइव ट्रेन सोल्यूशन को प्रोवाइड करना है, जिससे हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन सप्लायर के ऊपर कम होने वाली है। रिसेंटली आपको मैंने बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से भी हमारे फ्यूचर टैंक्स के लिए एक 1500 एचपी स्टैंडर्ड की इंजन को डेवलप कर लिया गया, तो उस इंजन के साथ ऑपरेट करने के लिए हमें एक सुइटेबल या सेम स्टैंडर्ड की ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है और अभी तक हम ऐसे सिस्टम के लिए मोस्टली इंपोर्टेड ट्रांसमिशन के ऊपर डिपेंड करते आ रहे हैं, जिस वजह से अभी एक इंडिजिनस ट्रांसमिशन को भी डेवलप करने का प्लान किया गया था। टेक्निकल फीचर के बारे में बात करें तो इस सिस्टम को हाई पावर डीजल इंजन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया और इसमें बेहतर मोबिलिटी, हाई टॉर्क हैंडलिंग, स्मूथ गियर शिफ्टिंग और एनहांस्ड रिलायबिलिटी मिलने की बात किया जा रहा है, जो मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए काफी जरूरी होने वाली है और इसे अभी अर्जुन मार्क 1 जैसे टैंक्स के अलावा हमारे फ्यूचर एफआरसीबी प्रोजेक्ट में बनाए जाने वाले टैंक के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डेवलपमेंट में एलएनडी का रोल यहाँ पे काफी जरूरी होने वाला है और वो डीआरडीओ की प्रूवन डिजाइन को प्रोडक्शन में लाने का काम करने वाले हैं, साथ ही इंडस्ट्रियल स्केल अप्स और रिफाइनमेंट पर भी काम करने वाले हैं ताकि आर्मी की बल्क रिक्वायरमेंट को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पूरा किया जा सकेगा। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाई पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रेडिशनली फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के कंट्रोल में रहे हैं और अगर भारत इसको अभी इंडिजिनस तरीके से डेवलप कर पाता और इसमें मास्टरी कर लेता है तो सिर्फ अपने टैंक्स के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में इनको एक्सपोर्ट करने का मौका भी हमारे लिए सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।